हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। यहां मैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th की पढ़ा रहा हूं और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 एनसीईआरटी का नाम है, जिसमें हमारी 11वीं वीडियो होने वाली है चैप्टर 5 की। लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर का नाम है। तो फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं, काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो हमारी डीएसएसबी, डीएसएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टीजीटी एसएसटी के लिए होने वाली है। तो टीजीटी एसएसटी का जो सिविक्स वाला टॉपिक है, मतलब पॉलिटी वाला जो टॉपिक है, उसके आधार पर हम चल रहे हैं। हमने क्या किया था, पूरा आपको सिलेबस दिखाया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट वाला जो पॉइंट था उस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। अब तक हमने यहां पर सबसे पहले तो हमने आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक देख लिए, आर्टिकल 28 तक देख लिए। और इसके बाद आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम अल्पसंख्यक के अधिकार, ये वाला टॉपिक हम देखने वाले हैं। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए हुए हैं। दो आर्टिकल हैं और दोनों आर्टिकल को हमें देखना है। ज्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होने वाली है, काफी छोटी ही रहेगी, क्योंकि दो ही आर्टिकल हमें देखने हैं और ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। इसमें कुछ ज्यादा याद करना नहीं है, केवल कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बारे में हमें पढ़ना है और अल्पसंख्यक होते क्या है ये हमें देखना है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा आर्टिकल 29। ये क्या कहता है, ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में संरक्षण। ठीक है, ये हमारी संरक्षण, ठीक, ये हमारा 29 कहता है। तो अल्पसंख्यक इसमें क्या है ये भी हमें बात करनी है। यहां पर और कोई भी बात नहीं लिखी है। यहां पर और क्या लिखा हुआ है, अगर इसके दो पॉइंट के बारे में बात करें तो दोनों पॉइंट में पहला पॉइंट है वो कहता है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, अब देखिए यहां पर प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है, यहां अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले दिमाग में से निकाल देना कि जो पहला पॉइंट है वो अल्पसंख्यक के बारे में बात कर रहा है। यहां प्रत्येक नागरिक के बारे में बात हो रही है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, अब शब्दों पर ध्यान रखना, अपनी भाषा मतलब लैंग्वेज और भाषा, लिपि मतलब या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, संरक्षित करने का अधिकार है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पर प्रत्येक नागरिक की बात हो रही है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अब यहां चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, इसी वजह से हमारे यहां पर जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक में है, या फिर हिंदी भाषा के जो लोग हैं वो बहुसंख्यक में है, फिर भी उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, केवल अल्पसंख्यकों को ही नहीं है। तो ये वाली बात पहले पॉइंट में लिखी हुई है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में
प्रवेश से, यहां शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्रवेश से किसी भी नागरिक, अब यहां किसी भी नागरिक, फिर से नागरिक की बात हो रही है, किसी भी नागरिक को केवल, अब फिर से वही आर्टिकल 15 में जो आपने बात कही थी, वही धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहां समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। पहली बात तो ये है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। इसके बाद राज्य द्वारा जो पोषित होते हैं, कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जिनमें राज्य द्वारा पैसे दिए जाते हैं, उनकी फंडिंग की जाती है। तो राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान है उनमें किसी भी नागरिक को, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी मूल वंश का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, या कोई भी भाषा बोलता हो, या इनमें से किसी भी आधार पर उसे उसमें प्रवेश, मतलब शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकता है। राज्य के खिलाफ है ये, मतलब राज्य द्वारा पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें राज्य रोक नहीं सकता है। किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर रोक नहीं सकता। इतना है आपका आर्टिकल 29। ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं और इन दोनों पॉइंट पर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 सीधा सीधा शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अब देखिए यहां शब्द आया पहली बार अल्पसंख्यक। अब ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना। किन की स्थापना? किन के लिए स्थापना? अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसका प्रशासन कर सकते हैं, मतलब शासन कर सकते हैं। शासन में क्या क्या आएगा आपका? शिक्षण संस्थानों की स्थापना में और क्या क्या चीजें आएंगी प्रशासन में? जैसे वहां पर लोगों की नियुक्ति करनी है, वहां पर लोगों को शिक्षित करना है, तो ये सारे काम किस में आएंगे? प्रशासन में आएंगे। उसके साथ साथ जैसे वहां का क्या है? मैनेजमेंट का काम है, और वहां की जो शिक्षा है वो शिक्षा किस प्रकार की होगी, कौन सा बोर्ड होगा, ये सारी चीजें कौन तय करेगा? अल्पसंख्यक ही तय करेंगे। तो इतनी बात है पहली लाइन में। अब बात करते हैं, इसके भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है इसका, धर्म या भाषा के आधार पर, बहुत अच्छे से समझना, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना
व प्रशासन का अधिकार होगा, प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, अब ये वाली लाइन आई किस लिए है? केवल दो शब्दों के लिए। यहां पर स्पष्ट किया गया है कि जो अल्पसंख्यक होंगे वो किस आधार पर होंगे? एक तो अल्पसंख्यक होंगे वो धर्म के आधार पर होंगे और दूसरे अल्पसंख्यक होंगे वो भाषा के आधार पर होंगे। ठीक है, तो धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना या प्रशासन करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है, वो क्या है? संपत्ति के अनिवार्य अर्जन, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की स्थिति में क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा, क्षतिपूर्ति का अधिकार होगा। इस लाइन का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई एक अल्पसंख्यक है, ठीक है, उसने एक कॉलेज खोला और ऐसे करके मान लीजिए ये अल्पसंख्यकों का एक कॉलेज है। ठीक है, पहले यहां पर क्या हो रहा था? एक कच्ची रास्ता जा रही थी और इसी कच्ची रास्ता को अब सरकार ने कहा कि इसे हम पक्का करेंगे और इसे चौड़ा करेंगे। तो उन्होंने चौड़ा करने के लिए क्या किया? कुछ इतनी जगह की उन्हें आवश्यकता हुई। अब ये वाली जो जगह थी, ये जगह किनकी थी? अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान की थी। तो जब अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान की जो संपत्ति है उसका अनिवार्य अर्जन है, क्योंकि भाई रोड तो बनानी है, जब रोड बनानी है तो रोड के लिए जगह की जरूरत है और जगह की जरूरत है तो ये अनिवार्य है, क्योंकि हमें रोड तो बनानी है, इस वजह से उसका अर्जन करना जरूरी है। सरकार उसकी संपत्ति को लेगा। जब सरकार अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान की संपत्ति को लेगा तो इस स्थिति में क्षतिपूर्ति देगा। ठीक है, और वो क्षतिपूर्ति पैसों में नहीं होगी, उसे इतनी जगह और दे दी जाएगी कि ये वाली जगह आप ले लीजिए और ये वाली जगह हमें दे दीजिए। अब आप समझ गए कि क्षतिपूर्ति का अधिकार किस तरह से होगा। तो इस तरह से कुछ क्षतिपूर्ति की जाएगी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कितने प्रकार के बताए मैंने? 2 प्रकार के बताए। एक तो धर्म के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया, JMI, आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम सुना होगा JMI का। तो जामिया मिलिया इस्लामिया शिक्षण संस्थान है जो अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, तो ऐसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, इसी का दूसरा पॉइंट आर्टिकल 30 का क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने के दौरान, शिक्षण संस्थानों को सहायता देने के दौरान धर्म या भाषा के आधार पर, धर्म या भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थानों के साथ, शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये क्या बात कह रहा है? ये बात कह रहा है उस समय की जब हमारा बजट पास होता है तो कुछ फंड हमें शिक्षण संस्थानों को देना होता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को कुछ फंड रेज किया जाता है कि इतना जो फंड है वो हम शिक्षण संस्थानों को देंगे, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इतना फंड देंगे।
उस फंड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी शिक्षण संस्थानों के लिए। ये नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई शिक्षण संस्थान बना हुआ है, मुस्लिम धर्म के लिए बना हुआ है, सिख धर्मों के लिए या ईसाई धर्मों के लिए, पारसी धर्मों के लिए, तो इन धर्मों वाले शिक्षण संस्थानों को बराबर बराबर फंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदू धर्म को ज्यादा दे दिया, मुस्लिम को कम दिया, या मुस्लिम को ज्यादा दे दिया, सिख को कम दिया। इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे। तो ये दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। अब क्या बात है, कुछ पॉइंट हैं वो नोट करके लिखने हैं। नोट कर लो कुछ पॉइंट। पहला है कि जो शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक की बात की जा रही है, मतलब आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक की बात की गई। तो अल्पसंख्यक जो शब्द है, अल्पसंख्यक ये शब्द है, क्या इसकी परिभाषा संविधान में है? संविधान में नहीं। ठीक है, संविधान में इसकी परिभाषा नहीं है। मैंने आर्टिकल 29 पूरा पढ़ाया, आर्टिकल 30 पूरा पढ़ाया। क्या आपको कहीं मैंने अल्पसंख्यक की परिभाषा बताई? नहीं बताई। मैंने बस एक पॉइंट बोला, धर्म या भाषा के आधार पर, और कुछ नहीं मैंने बोला। तो ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा आई कहां से? अल्पसंख्यकों की परिभाषा फिर आई कहां से जब संविधान में है ही नहीं? तो एक केस आया, केस, उसका नाम क्या था? TMA पाई फाउंडेशन बाद। ठीक है, TMA पाई फाउंडेशन बाद। इसमें क्या कहा गया? CJI ने अल्पसंख्यक के बारे में कहा, और उसमें दो बातें कही उन्होंने। पहली जो बात थी, ए पॉइंट करके लिखते हैं, धार्मिक और भाषाई आधार पर, धार्मिक और भाषाई आधार पर दो प्रकार के अल्पसंख्यक देखे जाते हैं। अल्पसंख्यक देखे जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मतलब इन्होंने स्पष्ट किया कि जो अल्पसंख्यक हैं वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और भाषाई अल्पसंख्यक हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, यह आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, परिभाषित नहीं किया जाएगा। तो भाई अगर अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर का मतलब है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। जैसे हम कहते हैं संपूर्ण भारत में हिंदू धर्म बहुसंख्यक है और मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है, क्या हम ये वाली लाइन बोल सकते हैं? नहीं। यही स्पष्ट किया TMA पाई फाउंडेशन बाद में। ये वाली बात कही कि अखिल भारतीय, संपूर्ण भारत की जब हम बात करेंगे तब हम अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की बात नहीं करेंगे। तो अब बात करेंगे कैसे? बात करेंगे अलग अलग राज्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। अब बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, कैसे बात स्पष्ट हो गई? मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ये लाइन सही है। अगर बात करें भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ये लाइन सही है क्या? ये लाइन गलत है। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, केवल राज्यों के आधार पर हम देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे, हम तमिलनाडु में देखेंगे, वहां पर भाषाई आधार पर पता चलेगा ना हमें, या फिर धर्म के आधार पर हमें पता चलेगा। तो ये बातें स्पष्ट हो गई यहां पे, क्लियर।
अब कुछ और बातें हैं जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में है। टीएमए पाई फाउंडेशन बाद ने ही ऐसी बात की थी, और एक था सेंट स्टीफन कॉलेज बाद। ठीक है, ये दो बातें जिन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में बताया, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज था एक, कॉलेज बाद। ठीक है, उसका एक पॉइंट निकल कर आया, इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया। तो क्या क्राइटेरिया था? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में, अभी भी ये क्राइटेरिया फिक्स है। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 50% आरक्षण की बात की गई, 50% आरक्षण की बात कही। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जब जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो वहां पर 50% मुसलमान होते हैं, ये बात आपको क्लियर है। और ये बात कहां से आई? सेंट स्टीफन कॉलेज बात से ही ये वाली बात निकल कर आई थी। और ये वाला जो सेंट स्टीफन कॉलेज बात था, ये 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में इसे बनाया गया था। अब इसके बाद टीएमए पाई फाउंडेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो ये टीएमए पाई फाउंडेशन, मैंने कहा बात किया, यहां पर टीएमए पाई फाउंडेशन बात, ये 2003 में आया था। दोनों ही आप डेट याद रखिए, 2003, वो 1992 में आया, ये 2003 में आया। फिर से लिख लेते हैं, टीएमए पाई, ठीक है, 2003। इसमें क्या बोला गया? इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के प्रशासन के बारे में बात की गई। तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या कर सकते हैं? प्रशासन के लिए स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होंगे, ये वाली बात कही इसमें। लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करी गई इसमें भी। कौन कौन सी बातें? पहला तो, अब सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने उसमें देखा था, धार्मिक आधार पर देखा था, उसी आधार पर इसमें कुछ बातें कही गई थी। ठीक है, अगर राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, ए राज्य से सहायता, राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, इसमें क्या होगा? राज्य से अगर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है तो इसमें राज्य क्या क्या करेगा? राज्य को क्या क्या वो है शक्तियां हैं? एक तो राज्य पाठ्यक्रम, दूसरा शैक्षणिक मानदंड, तीसरा न्यूनतम अहर्ता के संबंध में निर्देश दे सकता है। अब क्या क्या बातें हैं? देखो, अगर राज्य से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, मतलब राज्य उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, राज्य ने पूर्णतः पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो वो वहां पर क्या क्या कर सकता है? राज्य पाठ्यक्रम तय कर सकता है, मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा बोर्ड होगा, कौन सी बुक्स चलेंगी यहां पर, ये तय कर सकता है। शैक्षणिक मानदंड, मतलब जो वहां पर शिक्षार्थी होंगे, जो टीचर्स होंगे, उनके मानदंड
न्यूनतम अहर्ता मतलब उनकी जो सीटेट किए हुए हैं, उसके बाद एमए किए हुए हैं, अगर पीजीटी का टीचर है तो एमए किया हुआ है, टीजीटी का टीचर है तो बीए किया हुआ है या बीएससी किया हुआ है, तो इस तरह की चीजें न्यूनतम अहर्ताएं निकलती है ना आपकी, तो उसी बारे में वो राज्य क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। ये वाली बातें कही गई पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। अब यहां पर क्या होगा, जो गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान होंगे उसमें सभी कानून मतलब सब तरह की जो चीजें होंगी, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानदंड, न्यूनतम अहर्ता, ये सारी चीजें कौन तय करेगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ही तय करेगा। लेकिन क्या क्या नहीं करेगा, संविदा कानून, इसके साथ साथ श्रम कानून, श्रम कानून और करारोपण, करारोपण, ये तीन चीजें कौन तय करेगा, ये तीन चीजें तय करेगा राज्य। ठीक है, क्या चीजें हैं, मतलब संविदा कानून, मतलब संविदा पर कोई भी काम कर रहा है, वहां पर काम चीजें चल रही हैं, तो ये जो संविदा कानून होते हैं। श्रम कानून, जैसे वहां पर कोई भी एक व्यक्ति है, कर्मचारी है, तो उसके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे महिलाएं हैं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, तो इनका पालन करना होगा अल्पसंख्यकों को। ठीक है, करारोपण, जो भी कर लगाया जा रहा है या आपने किसी से फंड लिया, फंड रेज किया, तो उस पर क्या कर रहे हैं, आपने कर लगाना शुरू कर दिया, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ये कौन तय करेगा, ये राज्य ही तय करेगा। अब आपको समझ में आ गया कि क्या है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 30 में, उसके बाद टीएमए पाई फाउंडेशन बाद, जिसने दो बातें स्पष्ट की, और टीएमए पाई फाउंडेशन बाद ने ही क्या किया था, अल्पसंख्यक की परिभाषा दी थी। ठीक है, 2003 में ये आया था। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार इसने क्या किया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लेकर आए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लेकर आए, और इसके तहत अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तुत की। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, योजनाएं लेकर आए। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और स्पष्ट की कि 6 धार्मिक समुदाय होंगे, 6 धार्मिक समुदाय, ये कौन होंगे, अल्पसंख्यक के रूप में देखे जाएंगे, अल्पसंख्यक के रूप में देखे जाएंगे। समझ में आ गए, तो 6 धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहला है हिंदू, दूसरा ईसाई, तीसरा मुस्लिम, चौथा पारसी, पांचवा बौद्ध, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, जैन, छठवां जैन। ठीक है, ये 6 धार्मिक समुदाय थे जिन्हें अल्पसंख्यक बताया। केंद्र सरकार ने किसके आधार पर, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पास किया, उसके अंतर्गत बताया कि हम कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे, और किनके लिए लेके आएंगे, 6 धार्मिक समुदायों के लिए योजनाएं लेकर आएंगे। ये जो क्रम मैंने बताया है, ये क्रम स्पष्ट नहीं है। ठीक है,
कि कौन सा धर्म बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आपको क्या करना है, अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा धर्म कौन से नंबर पर आता है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा है या ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना तो हो गया आपका पूरा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, मतलब अल्पसंख्यक पूरा खत्म हो गया। अब एक बात थी, आपको याद होगी, मैं उसे भी क्लियर कर देता हूं। देखिए केवल उस पर लेक्चर ही लेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको। मैंने बात की थी आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की, ठीक है। उसमें मैंने बोला था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण नहीं। ये आपको याद है। तो ये आरक्षण किस जगह पे नहीं है, आर्टिकल 30। मैंने बताया था आर्टिकल 30 में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की बात की जाती है उसमें आरक्षण नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के बारे में किस प्रकार की बातें की गई हैं, और उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कितना आरक्षण है, 50% आरक्षण है। लेकिन इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के लिए नहीं है। और ये आरक्षण कहां पे दिया गया है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में बोला गया है, ठीक है। उनके तहत क्या बोला गया था कि सभी शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। केवल किसे छोड़कर, आर्टिकल 30 में बताए गए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर। ये वाली बात हमने वहां बोली थी। तो अब यहां स्पष्ट हो गई कि कौन से शिक्षण संस्थान थे कौन से नहीं थे। इतना आपका क्लियर हो गया पूरा जो अन्य बुक्स से हमें पढ़ना था। अब बात करते हैं, 2 स्लाइड्स हैं, तो ये भी देख लेते हैं हम कि क्या है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी में अल्पसंख्यकों के बारे में क्या लिखा हुआ है। 2 स्लाइड हैं, दोनों स्लाइडें आपको देखनी है। पहली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें जो हम कर चुके हैं उन्हीं के बारे में बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को बताया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में मतलब आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात की गई है। और ये नागरिक कैसे होंगे, विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार होगा। भाषा, लिपि और संस्कृति, 3 चीजों की बात की थी हमने आर्टिकल 29 में। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जाएगा। यहां पर 2 बातें बोली गई हैं, लेकिन मैंने आपको कौन कौन सी, धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा, ये 4 बातें बताई थी। ये आपके बीआर एक्ट में लिखा हुआ है। और सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे प्रशासित करने का अधिकार है, मतलब चलाने का अधिकार है। ये तो बात स्पष्ट हो गई आपकी आर्टिकल 29 की। 29 में यही बातें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। यहां पर क्या है, यहां अल्पसंख्यकों का अर्थ स्पष्ट किया है। राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो यहां अल्पसंख्यक के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। यहां किसी खास स्थान, मतलब किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों को बहुमत होगा और वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जो छोटी भाषा, कम भाषा बोल रहे हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। जो ज्यादा भाषा, मतलब ज्यादा संख्या में लोग होंगे एक भाषा बोलने वाले, उन्हें बहुसंख्यक कहेंगे, ठीक है। इसके ही 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले बहुमत में हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, दोनों ही बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले बहुमत में है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेलुगु भाषा बोलने वाले कहां पर अल्पसंख्यक में है, तो कर्नाटक में अल्पसंख्यक में है, ये आपको याद रखनी है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक में है, पर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन 3 जगह पर अल्पसंख्यक में है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर टिक करने के लिए आ जाए तो पंजाबी बोलने वाले कहां अल्पसंख्यक में है, तो आपको याद रखना है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अल्पसंख्यक में है। बस इतना ही है, 2 ही स्लाइड हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। तो यहां आपका खत्म होता है आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार आपका पूरा कवर हो गया। अब बचा क्या आपका, एक तो आपका 31 बचा, फिर 32 बचा, 33, 34, 35 ये बचा। 11वीं आपकी क्लास है और 12वीं क्लास में आपका क्या होगा, 31 और 32 को कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो 13वीं क्लास होगी उसमें 33, 34 और 35 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहां पर कुछ मानव अधिकारों के बारे में बात की गई है। जो मानव अधिकार की सबसे पहले हमने बात की थी, जो मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। तो ये 3 क्लासेस और हैं जिन्हें हमें देखना है, और इसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा और आपकी एनसीईआरटी 9th क्लास की पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। फिर 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और दिवाली के बाद 1 नवंबर से मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो आपको तैयार रहना है, थोड़ा बहुत अपना होमवर्क करके आइए, भूख लेकर आइए, जिससे आपको यहां पर जब मैं कुछ बताऊं तो आप जो चीजें समझ में आए। नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट करिए और कमेंट करके मुझसे पूछिए, जिससे मैं आपके टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूं। अब बात क्लियर हो गई है? ओके, अगर बात क्लियर है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए क्लियर है, और अगर आपको कोई डाउट है वो भी कमेंट करके बताइए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।